अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हाइपर हाइड्रोसिस पे। हाइपर हाइड्रोसिस एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम है जिसमें मरीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है। ख़ास तौर पे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं स्पेसिफिकली कि उनके हाथों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कुछ पेशेंट्स की जो एक्सियल रीजन आर्म पिट कहते हैं, जिन्हें बगलें भी कहते हैं आम जुबान में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और कपड़ों के नीचे बहुत ज़्यादा स्टेन बनते हैं, दाग बनते हैं। इस वजह से वो परेशान होते हैं। थर्ड, ऐसे पेशेंट होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा पसीने का अखराज होता है। तो ये जो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बेसिकली इसको मेडिकल इस्तिलाह के अंदर हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस को आज हम देखेंगे कि ये हाइपर हाइड्रोसिस स्पेसिफिकली कितनी किस्म का होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और फिर फाइनली मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए आप हाइपर हाइड्रोसिस को नेचुरल तरीके से बिल्कुल घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हाइपर हाइड्रोसिस जो है वो ये बुनियादी तौर पे दो किस्म का होता है। पहली किस्म जो है उसको हम आमतौर पे प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस या फिर फोकल हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस में जिस्म का किसी एक हिस्से से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। तो अगर फॉर एग्जांपल बच्चों में या बड़ों में अगर माथे पे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, समटाइम्स सर में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर आर्म पिट जो है बगले हैं एक्सियल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इस अगर सिर्फ एक जगह पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो इसको स्पेसिफिकली हम कहेंगे फोकल हाइपर हाइड्रोसिस या फिर प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस। जो दूसरी किस्म का हाइपर हाइड्रोसिस है उसको आमतौर पे सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है, या फिर उसको जनरलाइज्ड हाइपर हाइड्रोसिस की इस्तिलाह भी दी जाती है। जनरलाइज्ड या सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस बेसिकली तब हम किसी पेशेंट को ये कहते हैं जब किसी पेशेंट की पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना जो है वो खारिज होता है, तो उसको जनरलाइज्ड हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। अब एक चीज़ जो इसमें ख़ास तौर पे आपने जो की पॉइंट है इस बीमारी को समझने का, वो बेसिकली ये है कि ये जो हाइपर हाइड्रोसिस या पसीने का निकलना है ये हीट या फिर गर्मी से एसोसिएट नहीं होता। यानी पेशेंट ये नहीं कहेगा कि अगर कोई पेशेंट ये फ़र्ज करे कि पेशेंट है और वो कह रहा है कि जब गर्मियाँ आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये नॉर्मल है। इसकी कई और मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम इसको हाइपर हाइड्रोसिस नहीं कहते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस में पेशेंट को तब भी पसीना आता है जब पसीना नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे सर्दियां हैं जब पसीना नहीं आना चाहिए, या फिर अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो कोई बंदा अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो तब उसको पसीना नहीं आना चाहिए। तो तब भी अगर किसी पेशेंट को पसीना आ रहा है देन हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपर हाइड्रोसिस है। अब हम देखते हैं कि कौन सी वजूहात है बेसिकली जो कि हाइपर हाइड्रोसिस को कॉज करती है। तो जहाँ तक रिसर्च का मामला है तो रिसर्च अभी तक इस एक बात का तयन नहीं कर पाई है कि एग्जैक्टली हाइपर हाइड्रोसिस की क्या वजह होती है, बट कुछ वजूहात ऐसी हैं जिनके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं हाइपर हाइड्रोसिस को। उसमें सबसे पहले तो फिर मैं इस बीमारी के दो ग्रुप बनाऊंगा। एक वो पेशेंट होते हैं जो कि कॉन्जेनिटल हाइपर हाइड्रोसिस में आते हैं, यानी उनके पेरेंट्स को हाइपर हाइड्रोसिस था, वालिद को, वालदा को, नाना नानी को या दादा दादी में पहले से एक बीमारी ये पाई जा रही थी और ये बीमारी फिर उस बच्चे के अंदर आ गई। इस तरह के केस में हम इसको कॉन्जेनिटल हाइपर हाइड्रोसिस मानते हैं। जबकि जो दूसरा ग्रुप है इस हाइपर हाइड्रोसिस में वो एक्वायर्ड होता है, यानी उसके वालिदैन में, पेरेंट्स में और फोर फादर्स में अलबत्ता हाइपर हाइड्रोसिस मौजूद नहीं था, बट यहाँ इस पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपर हाइड्रोसिस मौजूद है। तो अगर इस तरह का स्पेसिफिक केस है तो इसको हम एक्वायर्ड हाइपर हाइड्रोसिस मानते हैं। अब हम चलते हैं कि और कौन सी रीजंस हो सकती हैं, वो देखते हैं हाइपर हाइड्रोसिस की। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, ख़ासतौर पे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि हाइपर हाइड्रोसिस को प्रोसीड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर उसमें अहम तरीन बीमारी है। समटाइम कुछ ख़ास किस्म के इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, HIV, एड्स वगैरह, इसकी वजह से भी हाइपर हाइड्रोसिस जो है वो जन्म लेती है। और समटाइम जो है ख़ास किस्म की जो डिजीज़ लाइक पार्किंसंस है, किसी को राशा की बीमारी है, तो उसमें भी हाइपर हाइड्रोसिस देखने में आती है। और समटाइम एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसा कि हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड गदूद अगर बढ़ गया, उसकी एक्टिविटी अगर बढ़ गई है,
तो उसकी वजह से भी। और इसी तरह अगर मेनोपॉज है, यानी वो वाली ख़वातीन जो 45 से 50 और 50 साल से ऊपर की ख़वातीन होती है, जिनमें माहवारी आना कुदरती तौर पे बंद हो जाती है, उनके अंदर भी हाइपरहाइड्रोसिस को देखा जा सकता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से नेचुरल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ये हाइपरहाइड्रोसिस को जड़ से निकाल के बाहर फेंक देगी। ख़ास तौर पे जो मेडिसिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बेसिकली R32 है। R32 बेसिकली, यहाँ मैं इसकी एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ। R32 डॉक्टर रेकविक की तैयार करदा मेडिसिन है, जो कि बेसिकली जर्मनी टाइटल से आती है। आप समझे ये जर्मनी से बनकर आती है ये मेडिसिन, और ये कम्बिनेशन में यहाँ पे फ़रोख्त होती है। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस में भी और सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस में भी। ख़ास तौर पे मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ, ये छोटे बच्चों के हाइपरहाइड्रोसिस में भी बहुत ही अहम मेडिसिन है, और ये बड़ों में भी हाइपरहाइड्रोसिस की जो कि बड़ों में पाई जाती है उनमें भी हाइपरहाइड्रोसिस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम। दवा को कम से कम 1 माह से 2 माह तक जारी रखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जो पाँव हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, यानी प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस, और ख़ास तौर पे पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू पाई जाती है। अगर इस तरह का अगर इशू है, यानी पाँव से ज़्यादा पसीना खारिज होता है सिर्फ, और वहाँ पे बदबू का आंसर पाया जाता है, तो साइलेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। साइलेशिया को 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे 200 पोटेंसी में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं साइलेशिया को, तो आपने इसको वीकली इस्तेमाल करना है, हर हफ्ते। फ़र्ज़ करें आज जुमेरात का दिन है और आज आप इसको थर्सडे को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट थर्सडे को इसकी 2nd डोज लेंगे, फिर अब नेक्स्ट जो थर्सडे आएगा फिर आप इसकी 3rd डोज लेंगे। इस तरह आप इस दवा को 4 माह तक इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 3rd पे वो वाले पेशेंट है, अगेन प्राइमरी हाइड्रोसिस की बात कर रहा हूँ। अगर हाथों पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी बलूगत को पहुँच रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे 9th-10th के बच्चे इसमें, और उनको लिखने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है क्योंकि उनके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पेपर गीला हो जाता है। इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जबरांडी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। जबरांडी को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, 5 से 7 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके आप इसको सुबह और शाम बच्चों को पिलाएं, और इससे आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इस मेडिसिन को 2 से 3 माह तक जारी रख सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी किस्म का हाइपरहाइड्रोसिस का आपको सामना है, या अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट से रिजॉल्व नहीं हुआ ये इशू, और आप इसके लिए कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।